शुरुआत एमसीएल फंडिंग स्टेटस के साथ। तो दोस्तों, एमसीएल फंडिंग के लिए अब एक स्वतंत्र यंत्रणा व्यवस्था का निर्माण हो चुका है। अब ये जो सिस्टम है, ये यंत्रणा, ये व्यवस्था जो है, वही हमारे लगने वाले हर फंडिंग की व्यवस्था करेगी, उसका ख्याल रखेगी। हमारे सभी बायोकोल के प्रोजेक्ट्स, बायोफ्यूल के प्रोजेक्ट्स, एमकोल, एमसीएनजी के प्रोजेक्ट्स, उसके लिए फंडिंग की व्यवस्था ये करेगी। उसी के साथ सभी ऐसे एमएसए जो शायद अभी इस प्रोजेक्ट्स के लिए तैयार नहीं है, लेकिन वो आज इमीडिएटली कौन से बिजनेसेस कर सकते हैं, उसके लिए फंडिंग की व्यवस्था ये करेगी। हमारे सभी एमवीपी, वो उद्योजक के लेवल पे हमें जो बिजनेस की शुरुआत करनी है, उसके लिए भी फंडिंग की व्यवस्था ये यंत्रणा करेगी। हमें सभी प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे भी बिजनेस की शुरुआत करनी है, तो इसके लिए भी जो फंडिंग चाहिए, उसकी व्यवस्था ये सिस्टम, ये यंत्रणा करेगी। और दोस्तों, सिर्फ एक ही बार नहीं, ये सिस्टम अभी ऐसे ही चलती रहेगी। इनफैक्ट आने वाले दिनों में तो ये सिस्टम, ये यंत्रणा और मजबूत होगी और बड़ी होगी। इसका कारण यह है कि अभी पूरी दुनिया की पहल है कि वो सस्टेनेबिलिटी की ओर पर काम करे, उस पे पूरी दुनिया की इकोनॉमी लेके जाए। और हम आज जिस सेक्टर्स में काम कर रहे हैं, सस्टेनेबल फ्यूल यानी बायोफ्यूल, सस्टेनेबल फूड यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग, और सस्टेनेबल चीजें एमएसपी, हम एक्चुअली सस्टेनेबिलिटी में काम कर रहे हैं। और सस्टेनेबिलिटी में काम करने वाली इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, इतनी बड़ी संस्था भी दुनिया में कहीं भी नहीं है। और हमने इतना बड़ा पोटेंशियल तैयार किया है हमारे सभी परिवार ने मिलकर, कि आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ा निवेश, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट हमारी इन प्रोजेक्ट्स में होगी, बिजनेस में होगी। तो ये यंत्रणा, ये पूरा सिस्टम आने वाले दिनों में और मजबूत होगा और हमेशा जिंदगी भर हमारी इस फंडिंग का ख्याल रखेगा। और हमारी जो पूरे परिवार की, हर उद्योजक की सिर्फ एक ही जिम्मेदारी होने वाली है, और वो ये है कि हमें बिजनेस एक्शन प्लान बनाना। दोस्तों, हमारा हर क्षेत्र, हर गांव, हर तहसील, हर तरीके से सुजलाम सुफलाम हो, आर्थिक सामाजिक विकास उसका महत्तम हो। इसके लिए हमने हर क्षेत्र के लिए उस 5E मिशन का निर्माण किया है। हमें हर क्षेत्र के लिए, हर ग्राम पंचायत, हर तहसील के लिए उस 5E मिशन के जो 5 जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स है, लक्ष्य है, उसको पूरा करना है। और वो तरीका क्या है? तो बिजनेस का तरीका है। बिजनेस के माध्यम से हमें इस 5E मिशन को पूरा करना है, हमारे क्षेत्र को सुजलाम सुफलाम बनाना है। यानी हम जिस गांव में रहते हैं, तहसील में रहते हैं, वहां कैसी एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन है, वहां किसान आज क्या उगाता है और क्या उगा सकता है, क्या तैयार कर सकता है, और उससे कौन सा प्रोडक्ट हम तैयार कर सकते हैं। हमारे लोगों के पास कौन से स्किल है, हमारी महिलाएं क्या तैयार कर सकती है, ऐसे कौन सा प्रोडक्ट है जो हम इनकी सहायता से तैयार कर सकते हैं। हमारे यहाँ, हमारे आजू बाजू, हमारे तहसील में जो मार्केट है, जो बिजनेसेस चल रहे हैं, हमारे आजू बाजू के तहसील में, शहरों में जो बिजनेसेस चल रहे हैं, उसमें कौन से वो गैप है, कौन सी वो अपॉर्चुनिटी है कि जहां उस गैप पे, उस अपॉर्चुनिटी में हम ये प्रोडक्ट तैयार करके, बिजनेस का निर्माण करके उसको पूरा कर सकते हैं। और इस पूरे प्रक्रिया में हम अपने लोगों को 100% रोजगार का निर्माण कर सकते हैं। इस पूरे प्रक्रिया में हम हमारे किसानों का, महिलाओं का सक्षमीकरण कर सकते हैं। हम अपने क्षेत्र को ऊर्जा में स्वयं पूर्ण कर सकते हैं, अपने क्षेत्र का सबसे ज्यादा आर्थिक और सामाजिक विकास कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, ये करते करते हम पर्यावरण का ख्याल रख सकते हैं। तो वो कौन से बिजनेस है, इसकी पढ़ाई करना, इसके लिए एक्शन प्लान बनाना, और ये एक्शन प्लान तैयार अपने लोगों के लिए करना, यही अभी हमारी जिम्मेदारी। क्योंकि एक बार ये एक्शन प्लान तैयार किया हमने, तो इसको एग्जीक्यूट करने के लिए जो फंडिंग है, तो वो व्यवस्था करेगी जो मैंने कही। और वैसे ही व्यवस्था अभी हर एक चीज में, हर एक बिजनेस में वो प्रोफेशनल करेंगे। यानी अगर आप डिसाइड करते हो कि हमारे यहाँ टेक्सटाइल, वस्त्र उद्योग में काम करना है, तो वस्त्र उद्योग में कौन से प्लांट मशीनरी लगेंगे, कौन सी इंजीनियरिंग होगी, क्या काम करे, तो वो एक्सपर्ट देखेंगे। यानी जो भी अलग अलग व्यवस्था, अलग अलग बिजनेसेस हम सोचेंगे, हम अपने क्षेत्र के लिए तैयार करेंगे, उसका एग्जीक्यूशन हमेशा उसके प्रोफेशनल्स करेंगे। अपनी तरफ हम उसमें नहीं जाएंगे। तो हमारी जिम्मेदारी, हमारा काम एक ही है कि उसकी पढ़ाई करना और हमारे क्षेत्र को ज्यादा से ज्यादा आर्थिक और सामाजिक रीत्या डेवलप करना। और दोस्तों, इस बिजनेस के आधार पर हम कई सारे हमारे देश के जो आर्थिक, इकोनॉमिक जो इश्यूज हैं, वो भी सॉल्व करने वाले। और ऐसे ही एक इश्यू मैं आज आपके सामने रखने वाला हूं। दोस्तों, हमारे देश में एग्रीकल्चर, खेती सबसे महत्वपूर्ण चीज है। उसका कारण यह है कि हमारा देश के आर्थिक और सामाजिक विकास इस खेती के ऊपर डिपेंडेंट है। आज पूरी दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी हमारे देश में रहती है।
और हमारे देश में जितने लोग रहते हैं 60% से ज्यादा लोग आज भी हमारी इस खेती के ऊपर डिपेंडेंट है। यानी उन 60% लोगों की आर्थिक सामाजिक जो विकास है, प्रगति है, वो इस खेती के ऊपर डिपेंडेंट है। लेकिन सिर्फ उनकी नहीं, हमारे देश की जीडीपी, हमारे देश के बाकी सभी सेक्टर्स इस खेती के ऊपर डिपेंडेंट है। वैसे देखा जाए तो खेती का जो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में वो सिर्फ 18% है, लेकिन बाकी जीडीपी पूरी तरह से एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है। जिस साल खेती अच्छी होती है हमारा जीडीपी अच्छा होता है, जिस साल खेती अच्छी होती है हमारे बाकी जो क्षेत्र है वो अच्छे काम करते हैं। तो इतनी महत्वपूर्ण खेती है हमारे देश के आर्थिक विकास के लिए। लेकिन इतना होने के बावजूद हम जितनी खेती की डेवलपमेंट या प्रगति होनी चाहिए वो होते हुए नहीं देख रहे हैं। और इसका प्रमुख कारण है मार्केट। इसका प्रमुख कारण है कि आज अगर किसान मेहनत करके, पैसे लगा के, निवेश करके अगर कोई फसल उगाता है तो उसको ये पता ही नहीं कि उस फसल के क्या दाम मिलेंगे मुझे। कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसे फसल है कि जो जीवनावश्यक में है, उसके मिनिमम आधारभूत कीमतें हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस है लोग। लेकिन वो छोड़ने के बाद बाकी के कई सारे ऐसे फसल है जिसमें करोड़ों हमारे किसान काम करते हैं। लेकिन वो सब फसल करने के बाद कौन सी चीज, आई मीन किस रेट पे ये मैं फसल बेचूंगा, क्या मुझे मुनाफा होगा, प्रॉफिट हो गया, कितने पैसे मिलेंगे, यही उनको पता नहीं। और मुझे लगता कहीं भी ऐसा बिजनेस नहीं होता पूरी दुनिया में कि जहां जो बिजनेसमैन है या कोई इंडस्ट्री शुरू करना चाहता है उसको यही पता नहीं कि मैं जो उत्पादन कर रहा हूं, जो प्रोडक्ट तैयार कर रहा हूं, उसका मार्केट में मुझे क्या रेट मिलेगा। सिंपल चाय का ठेला भी अगर हमें डालना होता है तो हमें पता होता है कि मैं चाय 10 रुपए की बेचूंगा, उसपे चीनी इतने की लगेगी, उसपे पत्ती इतनी लगेगी, दूध इतना लगेगा और मुझे इतना इतना प्रॉफिट होगा। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज अगर हमें इस खेती की इसको विकसित करनी है, अगर इसको डेवलप करना है, तो सबसे महत्वपूर्ण चीज ये करनी होगी कि हमारे किसानों को जो फसल वो उगाते हैं उसके लिए एक रिलायबल, डिपेंडेबल, एक शाश्वत ऐसा इनकम दिलाना होगा। और इसलिए हमें बिजनेस भी जो करने हैं ना, वो बिजनेस भी ऐसे करने होंगे कि जो इस चीज को बढ़ाए, जो ऐसे बिजनेस है कि जो जिस बिजनेस की सहायता से हम किसानों को एक शाश्वत, रिलायबल, एक अच्छा इनकम दे पाए। और एक बार वो इनकम एक शाश्वत हो गया, चालू हो गया, तो फिर किसान और अच्छी तरीके से खेती करे। ये खेती का जो आधुनिकीकरण है, डेवलपमेंट है, वो किसान करेगा। ज्यादा से ज्यादा वो कैसे अच्छी खेती कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा उत्पादन मैं कैसे निकाल सकता हूं, मेरी जो फसल है उसकी गुणवत्ता मैं कैसे बेहतर कर सकता हूं। अगर जरूरत पड़े तो मैं फाइनेंशियल या एग्रीकल्चर लोन लूंगा, लेकिन मैं खेती बहुत अच्छी करूंगा। ये कब हो सकता है? जब किसानों को पता है कि मैं ये फसल तैयार कर यही मेरा मार्केट है, मुझे इतने पैसे मिलने वाले हैं। और ऐसा काम हमें करना है। जो भी बिजनेसेस हम कर रहे हैं तो उसमें ऐसे ही काम करना है कि जिससे हमारे किसानों को एक अच्छा शाश्वत इनकम मिले। और यही मैं अब एक एग्जांपल आपको देना चाहता हूं कि प्याज के बारे में। दोस्तों, प्याज हमारे देश में एक महत्वपूर्ण ऐसी फसल है। पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा क्षेत्र जहां प्याज उगाए जाते हैं, प्याज की खेती होती है, वो भारत में है। 17,90,000 से भी ज्यादा, यानी ऑलमोस्ट 18 लाख हेक्टर, इतना क्षेत्र भारत में है जहां प्याज की खेती होती है। और प्याज उत्पादन में हमारा दूसरा क्रमांक है, नंबर है। हम चीन के पीछे, चीन का क्षेत्र जरा कम है लेकिन उनकी प्रोडक्टिविटी पर हेक्टर ज्यादा है। हम ऑन एन एवरेज प्रति हेक्टर 18 टन प्याज इतना उगाते हैं, इतना हमारा आउटपुट है। वही अगर चीन की बात करें तो चीन 23, 24, 25 टन पर हेक्टर ऐसी उसकी उत्पादकता है। लेकिन कुछ जो डेवलप्ड नेशंस है उनकी उत्पादकता तो 40 टन तक है, 50 टन तक है। तो ऐसा प्याज की इकोनॉमी है। लेकिन इस प्याज में भी किसानों को वही दिक्कत है, वही बहुत बड़ी परेशानी कि ये जो प्याज है, ये प्याज की फसल तैयार करने के बाद उसको उसको जब मार्केट में लेके जाने का टाइम आता है तो ये पता ही नहीं होता कि उसका रेट क्या होगा। 20 रुपए होगा, 30 रुपए होगा, कभी कभी 50 रुपए हो जाता है। और हमने ये भी देखा है कि कभी कभी यही रेट 100 से भी आगे निकल जाता है। लेकिन यही परिस्थिति जब उसमें सप्लाई ज्यादा होता है, जब ज्यादा प्याज उगाई जाती है और मार्केट में आती है, तब वो इतना कम हो जाता है कि कभी कभी 5 रुपए किलो भी किसानों को नहीं मिलती। कभी कभी है कि वो
हमारे खेतों में जो जो प्याज पड़ी है उसको निकाल के हम वहां मार्केट में भी किसान नहीं लेके जा सकता, वो फिजिबल नहीं होता। तो इस चीज को हम कैसे चेंज करें, कैसे हम प्याज को हमारे किसानों को एक शाश्वत रिलायबल इनकम देखें, तो इस पे हम काम कर सकते हैं। इसका एक तरीका और एक सोल्यूशन है, और वो सोल्यूशन है फैक्ट्री, प्रोसेसिंग यूनिट, प्रक्रिया केंद्र। ये जो प्याज है, इस प्याज की आज एक शेल्फ वैल्यू है, यानी वो कुछ दिन तक हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, बाद में वो खराब हो जाता है। अभी ये जो शेल्फ लाइफ है, इस टाइम में अगर प्याज ज्यादा आता है तो उसकी कीमत गिरती है, अगर कम आता है तो कीमत बढ़ती है। लेकिन क्यों ना अगर हम इसके ऊपर प्रोसेसिंग करें, इसके ऊपर हम प्रक्रिया केंद्र का निर्माण करें, फैक्ट्री का निर्माण करेंगे, जो इस प्याज को रॉ मटेरियल लेके इससे एक वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बनाए। कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हम बनाए कि जो प्रोडक्ट्स की एक तो उसकी जो शेल्फ लाइफ है, यानी वो प्रोडक्ट्स कई दिन कई महीने इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी ऐसे नहीं कि प्याज खराब हो गई कुछ दिनों के बाद, ऐसा नहीं, वो प्रोडक्ट कई दिन रख सकते हैं, कई दिन तक आप उसको बेच सकते हो या इस्तेमाल कर सकते हो ग्राहक। दूसरा, उसकी एक स्टेबल प्राइस है मार्केट में, हमारे मार्केट में है, पूरे दुनिया में है। तो अगर वो स्टेबल प्राइस, अच्छी प्राइस अगर उस फैक्ट्री को मिलती है, उस प्रोसेसिंग यूनिट को मिलती है, तो वही फिर वो अच्छी स्टेबल प्राइस वो किसानों को दी। तो इसका सोल्यूशन एक ही है कि हमें इस प्याज के ऊपर आधारित एक प्रोसेसिंग केंद्र का निर्माण करना होगा, और उससे ऐसे प्रोडक्ट्स का निर्माण करना होगा कि जो इस प्रोडक्ट का एक स्टेबल अच्छा इनकम फैक्ट्री को मिले और सभी किसानों को मिले। और दोस्तों, इस प्याज से कई सारे प्रोडक्ट बनते हैं, कई सारे प्रोडक्ट बनाए जा सकते हैं जिसकी डिमांड पूरी दुनिया में। सबसे इंपॉर्टेंट पहला प्रोडक्ट कि जो जिसकी डिमांड ऑल ओवर द वर्ल्ड है, यानी ऐसा समझिए कि हम जो प्याज अभी बेच रहे हैं हमारे लोकल मार्केट में, वो मार्केट पूरी दुनिया का हो सकता है अगर हम उसके प्रोसेसिंग करें, अगर हम उस प्याज को डिहाइड्रेटेड करें। डिहाइड्रेटेड प्याज है सिंपली उसकी शेल्फ लाइफ बहुत ज्यादा, कई दिनों तक, महीनों तक बनाना है। और आज जैसे हमारे देश में हर घर में, हर किचन में प्याज होना जरूरी होता है, कंपलसरी होता है, और हम जो प्याज इस्तेमाल करते हैं वो फ्रेश प्याज होते हैं। वैसी पूरी दुनिया में अभी एक नया नॉर्मल बना है, और वो क्या है कि हर घर में, हर किचन में कंपलसरी ये डिहाइड्रेटेड ओनियन होता है। यानी स्पेशली कोरोना के बाद इसकी शुरुआत हुई है। डिहाइड्रेटेड ओनियन यानी ओनियन के जो स्लाइसेस हम तैयार करते हैं, फ्लेक्स तैयार करते हैं, उसको हवा निकाल के उसको प्रॉपर पैकेजिंग करके हम बेच सकते हैं। और आज कई सारे जगहों में, कई सारे देशों में ये नॉर्मल है, यानी वो जो प्याज खरीदते हैं और रखते हैं अपने किचन में, वो यही रहता है। तो अगर हम अपने प्याज को ये डिहाइड्रेटेड करें तो एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म हमें मिल सकता है, एक बहुत बहुत बड़ी मार्केट शुरुआत हो सकती है जिसको जहां हमें बेच सकते हैं। और वैसे ही शुरुआत हो चुकी है ओनियन पेस्ट की, यानी इस प्याज के पेस्ट की। दोस्तों, अभी ये तो हमारे यहाँ के भारत के भी ऑलमोस्ट हर मार्केट में आया है। आपने देखा होगा कि 10 रुपए के, 20 रुपए के वो ओनियन पेस्ट के ऐसे आपको शैशे मिलते हैं, और बहुत ज्यादा लोग उसको खरीदते हैं, क्योंकि कई सारी जगह में ऐसे ओनियन पेस्ट तैयार करनी पड़ती है और वो उसका उपयोग करना पड़ता है कई सारे खाद्य पदार्थों में, और स्पेशली नॉनवेज में। तो भी ओनियन पेस्ट और ये फ्लेक्स ऐसे समझिए कि एक नया नॉर्मल बन चुका है किचन्स के लिए, लोगों के लिए, ग्राहकों के लिए। तो एक बहुत अच्छा मार्केट इससे डेवलप हो सकता है जब हम इसका उपयोग करें। वैसे ही बन चुका है ओनियन पाउडर, और इस प्याज की पाउडर की जाती है, और ये सारे एप्लीकेशन, यानी ये रेस्टोरेंट, होटल से लेके कई सारी इंडस्ट्री में इसका उपयोग होता है। सूप बनाने के लिए, डिप्स बनाने के लिए इसका उपयोग होता है, और कई सारे घरों में भी इसका उपयोग होता है। लेकिन एक एक ऐसा प्रोडक्ट जो अभी बहुत पॉपुलर हो रहा है और उसकी ग्लोबल डिमांड बहुत बढ़ रही है, वो है प्याज का तेल। दोस्तों, प्याज का तेल एक बहुत ही गुणकारी, बहुत ही बेनिफिशियल ऐसा साबित हुआ है बालों के लिए, यानी बालों का झड़ना या डैंड्रफ या प्रीमैच्योर ग्रेइंग ये तो कम करता ही है, लेकिन नए बाल उगाना या उसको सशक्त करना, इसके लिए बहुत ज्यादा गुणकारी है। कई सारे डर्मेटोलॉजिस्ट, कॉस्मेटोलॉजिस्ट अब ये रेकमेंड कर रहे हैं कि आप प्याज का तेल इस्तेमाल कीजिए। इसलिए आप देखो कि प्याज का तेल का एक बहुत अच्छी डिमांड अभी दुनिया में हो गई है। तो हम प्याज का भी वो तेल निकाल के वो उसको भी मार्केट कर सकते हैं, उसको बेच सकते हैं। और वैसे ही बहुत फेमस हो चुका है प्याज का जूस। दोस्तों, प्याज के जूस के साथ बालों के लिए जो चमत्कारिक ऐसे परिणाम दिखे गए हैं, और ये सब आपको अगर आप पढ़ाई करेंगे, थोड़ा सा गूगल वगैरह करेंगे, तो आपको
पता चलेगा कि बहुत अच्छी तरह से प्याज प्याज के जो जूस है वो बालों के लिए काम करता है। नए बाल उगाना, बाल को सशक्त करना, ऐसे काम करते हैं। इसलिए भी इस प्याज का जूस भी अभी काफी फेमस, काफी रिकमेंडेड ऐसा कमोडिटी बन चुका है। तो इसके लिए एक बहुत अच्छा मार्केट डेवलप हो रहा है, जिसको हम कर सकते हैं और बेच सकते हैं। ऑनियन सॉल्ट, प्याज का नमक। दोस्तों हमारा जो नॉर्मल नमक है वो और प्याज की पाउडर, इनके मिश्रण से ये नमक तैयार होता है। और कुछ ऐसे देश है कि जहां कई सारे सालों से, सैकड़ों सालों से उनकी पाककृति में वो इस प्याज का नमक का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका एक डेफिनेट मार्केट है जो जो एग्जिस्टिंग है और जो बढ़ रहा है उनके देशों में। तो और वहां ये कई सारे रेस्टोरेंट में, सैंडविच में, बर्गर, इस अलग अलग चीजों में, पास्ता विस्ता में ये इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये भी हम तैयार करके इसको बेच सकते हैं। और प्याज का विनेगर है, जिसका एक डेफिनेट मार्केट है, जिसको हम तैयार करके बेच सकते हैं। प्याज का पिकल है, जो हम तैयार करके बेच सकते हैं, इसका भी अपना एक डेफिनेट मार्केट है। और इस प्याज की रिंग्स, ओनियन रिंग्स, दोस्तों हमारे यहाँ जैसे अलग अलग स्नैक्स होते हैं और भुजिया वगैरह, और जो हम देखते हैं कि अभी 5-10 रुपए के पैकेट में हमें मिलते हैं, वैसे वेस्टर्न कंट्रीज में बहुत ही एस्टेब्लिश ऐसा ऐसा स्नैक्स है, और वो है ओनियन रिंग्स, ये प्याज के रिंग्स। और वो भी वहां प्रॉपर आप देखोगे तो प्रॉपर उसकी पैकिंग करके वो बेचते हैं मार्केट में। तो ये भी हमारे देश में भी अभी थोड़ा सा पॉपुलर हो रहा है, ये भी हम तैयार करके बेच सकते हैं। प्याज बहुत न्यूट्रिशियस है, और यही कारण है कि वो हमारे संस्कृति का एक हिस्सा है। खाने में हम प्याज हमेशा इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारे विटामिन है, मिनरल्स है। और अभी कई सारी फार्मा कंपनियां इस प्याज का इस्तेमाल कर रही है नेचुरल फूड या नेचुरल डाइट सप्लीमेंट में, न्यूट्रिशन सप्लीमेंट में। जो अलग अलग सप्लीमेंट्स लेते हैं, बच्चों के लिए हो या बीमारी से जब निकलते हैं अब तब इसमें वो ज्यादा नेचुरल, क्योंकि अभी तक कैसे हो रहा है कि ज्यादा से ज्यादा केमिकल का इस्तेमाल करने के ऊपर था एलोपैथी में। तो वही अभी एलोपैथी में कैसे नेचुरल ये सब सप्लीमेंट डालें, इसलिए अभी प्याज का उपयोग हो रहा है। तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में प्याज की डिमांड वैसे भी बढ़े। और वैसे ही आयुर्वेदा में अगर हम देखेंगे तो आयुर्वेदा में प्याज की बहुत अहमियत है, बहुत महत्व दिया है। और इसका कारण है इस प्याज में कई सारे बायो एक्टिव कंपाउंड्स हैं। ये बायो एक्टिव कंपाउंड बहुत अलग अलग तरीके से काम करते हैं, यानी एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल से लेके कैंसर को रोकते हैं, और उससे लेके वो हार्ट को भी प्रोटेक्ट करते हैं। कई सारी चीजों में इस ओनियन का उपयोग है। ये हमारे आयुर्वेदा में लिखा है। और अभी अभी धीरे धीरे ये बात एलोपैथी और पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड लोग इस पे काम कर रहे हैं, कई सारे रिसर्च पेपर है। और अभी ये दवाई में कैसे इसका इस्तेमाल करें, कैसे इसका उपयोग करें, इसके ऊपर काम किया जा रहा है। तो हम देखेंगे कि ये ओनियन यानी प्याज आने वाले दिनों में हमें कई सारी दवाइयों में दिखेगा, क्योंकि केमिकल के अपने प्रॉब्लम्स हैं। एलोपैथी के जो है, कोई भी ड्रग अगर हम लेते हैं तो उसका एक साइड इफेक्ट होता है, और एक साइड इफेक्ट कंपलसरी होता है बाय डिफॉल्ट। आयुर्वेदा एक ऐसी पैथी है कि जहां जैसे इको फ्रेंडली हम लोग वैसे वैसे बॉडी फ्रेंडली वो काम करता है इस प्रॉब्लम्स के ऊपर। तो वैसे ही ये जो प्याज है अगर हम देखेंगे तो वो एंटीसेप्टिक है, एंटीबायोटिक है, कैंसर प्रिवेंट करता है। उसके साथ साथ वो हमारा खून, हमारा ब्रेन, हमारे मांसपेशियां और हमारी हड्डियां, इनको भी प्रोटेक्ट करता है, प्यूरिफाई करता है, स्ट्रेंथन करता है। एलर्जी का इलाज है ये प्याज। ये डाइजेशन में मदद करता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है, और स्पेशली हमारे हार्ट को भी प्रोटेक्ट करता है। तो आने वाले दिनों में हो सकता है कि प्याज की कई सारे एप्लीकेशन हो दवाइयों में, जो फिर जिसकी डिमांड बेहतर हो। और हो सकता है कि हम कुछ ऐसे प्रक्रिया केंद्र की शुरुआत करें जो इस दवाई का निर्माण करें। प्याज का एक बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन अभी सामने आया है, और वो स्टैब्लिश हो रहा है, और वो है फूड प्रिजर्वेटिव। दोस्तों जो भी पैकेज्ड फूड होते हैं ना, वहां कंपलसरी फूड प्रिजर्वेटिव इसका इस्तेमाल करते हैं। और ये फूड प्रिजर्वेटिव सभी केमिकल्स है, और ये बहुत ही अपायकारक है। इनफैक्ट पूरी इंडस्ट्री अभी इस केमिकल प्रिजर्वेटिव को छोड़ के कैसे नेचुरल प्रिजर्वेटिव पे जाए, इसके ऊपर काम कर रही है। और सोल्यूशन निकल के आया है प्याज। आने वाले दिनों में एज अ फूड प्रिजर्वेटिव करके भी प्याज एक बहुत अच्छा काम कर सकता है। एक बहुत अच्छा डिमांड, मार्केट डिमांड इसका होने वाला है। वैसे ही प्याज से एक ऐसा मटेरियल भी बन सकता है जिससे कई सारी चीजें हम बना सकते हैं और प्लास्टिक को रिप्लेस कर सकते हैं। दोस्तों हमने देखा कि प्लास्टिक को पूरी तरह से अगर एलिमिनेट करना है, तो जो कुछ चीजें आज प्लास्टिक से बनते हैं
वो सभी चीजें हम ऐसी चीजों से बनाए, ऐसे मटेरियल से बनाए जो हमें हमारी जरूरतों को भी पूरा करेगी और प्रकृति का भी ख्याल रखे। और जब हम इसके बारे में सोचते हैं तब हमारे हमारे ख्याल में, दिमाग में आता है बाम्बू, जूट। लेकिन दोस्तों इसके अलावा प्रकृति ने कई सारे ऑप्शंस रखे हैं। हमें सिर्फ उस प्रकृति पे, उस नियमों पर काम करने की जरूरत है। और वैसे ही सॉल्यूशन है ये प्याज। प्याज से भी एक ऐसा मटेरियल तैयार होता है और इससे ये सब चीजें तैयार की जाती है जो प्लास्टिक से बनती है। और इस पे अच्छी बात यह है कि ये एक भारतीय, एक महिला साइंटिस्ट है, उसने तैयार की है जो अभी यूएस में काम कर रही है। तो आने वाले दिनों में हो सकता है कि इसका एक ऐसी डिमांड बने, इंडस्ट्री बने और उसमें भी हम सब मिलकर काम करें। उसके अलावा नेचुरल डाई। दोस्तों डाई इंडस्ट्री एक बहुत ही टॉक्सिक ऐसी इंडस्ट्री, जो भी डाई, जो भी अलग अलग कलर के लिए जो डाई का इस्तेमाल होता है वो सभी बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऐसे केमिकल्स होते हैं, जिसके वजह से वहां के जो काम करने वाले लोग जो पहनते हैं वो, इन सबको प्रॉब्लम होती है। तो इंडस्ट्री भी इस सोच काम कर रही है कि कैसे वो नेचुरल डाई के ऊपर स्विच ऑन हो। और नेचुरल डाई के ऊपर फिर से एक प्याज का बहुत अच्छा सोल्यूशन निकल आया है। प्याज एक अच्छे नेचुरल डाई और अच्छे कलर्स देता है। और आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी जो भी, यानी कपड़े हो सकते हैं, फाइबर्स हो सकते हैं, ये सभी अच्छी तरह से डाई होते हैं इस प्याज के साथ। तो दोस्तों इस प्याज के हमने देखा कि कई सारे एप्लीकेशन है, बहुत सारे एप्लीकेशन ऐसे कि जिसके लिए ऑलरेडी डिमांड है और इंटरनेशनल ग्लोबल डिमांड है, जो एस्टेब्लिश प्रोडक्ट है मार्केट, वो हम कर सकते हैं। और हमने ये भी देखा कि कई सारे ऐसे एप्लीकेशंस हैं जो अभी डेवलप हो रहे हैं, तेजी से डेवलप हो सकते हैं। और हो सकता है कि आने वाले दिनों में ये इंडस्ट्री बने, आने वाले दिनों में इसकी बहुत अच्छी डिमांड इंडस्ट्री में आए और एक अच्छा बिजनेस हम इनके बारे में कर पाए। हमारा फोकस क्या है? हमारा फोकस तो सिंपल है कि किसान जो कुछ काम कर रहा है, प्याज की खेती कर रहा है, उसको एक अच्छा रिस्पेक्टेबल इनकम मिलना चाहिए। यानी अगर वो 18-20 टन प्रति हेक्टेयर उसका उत्पादन करता है और उसका जो कैलकुलेशन इकोनॉमिक्स, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं कि अगर जो भी कैलकुलेशन हम समझते हैं कि 12 रुपए उसको मिलने चाहिए, 12 से 15 रुपए किलो उसको मिलने चाहिए, ताकि उसको एक अच्छी आमदनी मिले, अच्छा इनकम मिले। तो बस हमारा काम क्या होगा कि हम ऐसे प्रक्रिया केंद्र का के ऊपर काम करें, उसका निर्माण करें कि जिसकी वजह से एक वो प्रोडक्ट बना के, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट हम मार्केट में उस रेट में बेच पाए कि हम अपने किसानों को कम से कम इतने पैसे, अभी 12-15 के ऊपर काम करते समय वो 10 रुपए से अगर 16, 17, 18 रुपए तक जाते तो अच्छी बात है, लेकिन इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। जो एक्चुअल इकोनॉमिक्स है, अभी नंबर्स आई एम नॉट श्योर, बट जो एक्चुअली होना चाहिए उसके ऊपर इतना ये पर केजी अगर किसानों को मिला उस गांव में, तो उसको एक अच्छा इनकम हो सकती है। बस उसके आधार पर हम क्या कर सकते हैं, कौन सा प्रक्रिया केंद्र कर सकते हैं कि जिसकी वजह से किसानों को वो पैसे मिले, बस उसके ऊपर हमें काम करना, वो एक्शन प्लान हमें तैयार करना है। और दोस्तों एक बार किसानों को ये पता चले, ये कंफर्म हो कि हमें एक अच्छा इनकम, एक रेगुलर इनकम मिल रहा है, शाश्वत इनकम मिल रहा है, रिलायबल है, वह कहीं जाने की जरूरत नहीं, फिर हमारा ये किसान ना कि सिर्फ आर्थिक और सामाजिक परिस्थिति उसकी अच्छी होगी, लेकिन वो खेती और अच्छा काम करेगा। अच्छी और खेती कैसे आधुनिक होगी, कैसी बेहतर होगी, कैसे मैं 18-20 टन का 30 टन 35 टन तक लेके जाऊं, कैसी मेरी जो गुणवत्ता है, जो क्वालिटी है इस प्याज की, वो बेहतर करूं, इसके ऊपर काम करेगा। और इसमें बाकी की सब चीजें आएगी, इंश्योरेंस आएगा, बैंकिंग असिस्टेंस आएंगे, सब कुछ आएगा जब इसका मार्केट डिफाइन हो। और वही हमारा रोल है। और दोस्तों ये जो चीज है ना, ये सबसे महत्वपूर्ण सॉल्यूशन है हमारे एग्रीकल्चर को बेहतर करने के लिए, इनफैक्ट हमारे पूरे देश की इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए। हमें ये काम करना होगा कि हर फसल के ऊपर कौन सी प्रक्रिया केंद्र का हम तैयार कर सकते हैं, कैसे वैल्यू एडेड प्रोडक्ट तैयार कर सकते हैं, ताकि किसानों को एक शाश्वत इनकम मिले, एक अच्छा रेगुलर इनकम मिले। और आने वाले दिनों में तो एग्रीकल्चर सबसे महत्वपूर्ण है। आने वाले दिनों में ये जो सस्टेनेबिलिटी की बात हो रही है ना, तो आने वाले दिनों में ये खेती जो है सिर्फ खाने के लिए नहीं, हर चीज जो हम इस्तेमाल करते हैं, हर चीज जो हम इस्तेमाल करते हैं वो खेती से आने वाली, और वो करेंगे तभी हम इस दुनिया को सस्टेनेबिलिटी की राह पर लेके जाएंगे। अगर हमें ईंधन चाहिए तो वो भी खेती से आएगा, जो भी अगर हमें कुछ पहनना है, कुछ इस्तेमाल करना, तो वो भी खेती से आएगा। तभी जाके ये चीज सस्टेनेबल तरीके से चलेगी। और ये सब जो पेट्रोकेमिकल से अभी चल रहा है ना, वो सब रिप्लेस होने वाला है। और इसका सबसे बड़ा पोटेंशियल आज हमारे देश में। दोस्तों हमने सिर्फ इस सॉल्यूशन के ऊपर काम किया ना,
कि कैसे हर फसल के ऊपर हम प्रक्रिया केंद्र का उपयोग कर सकते हैं और उसके ऊपर ये चीजें, चाहे वो ईंधन हो, खाना हो और पहनने की चीजें, इसको तैयार करके बेच सकते हैं। तो इस प्रक्रिया में हमारे देश में इतना पोटेंशियल है कि हम इस प्रोसेस में अपने आप इस देश को नंबर वन की इकोनॉमी बनाएंगे और वही करना है। हमारे देश को फिर से नंबर वन की इकोनॉमी बनानी है और हमारे देश को फिर से उस स्थान पे लेके जाना है जहां हमारा देश इस दुनिया का नेतृत्व करे।